ये फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, ईपीएफ, पीपीएफ, इन सब में क्या ही रखा है, कोई भी 12-15% का गारंटेड रिटर्न तो देते नहीं है। तो इससे अच्छा मैं किसी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर ही क्यों ना इन्वेस्ट कर लिया जाए। बात तो सही है। अब अगर ऐसा सच में होता ना तो मैं और ना ही आप कोई भी एफडी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ईपीएफ, पीपीएफ, इन सब के बारे में सोचते ही नहीं। पर ऐसा नहीं है। पर क्यों? चलो आज मैं आपको बताती हूँ। चलो मान लो कि आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी डील मिल रही है और आपको पता है कि ये सेम प्रॉपर्टी दोबारा इस प्राइस पर कभी नहीं मिलेगी और आपके पास 5 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। अब आपको पता है एक दिन में तो कोई भी आपका दोस्त या रिश्तेदार 5 लाख का लोन नहीं देगा। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आपके गली के सेठ जी जो पैसा ब्याज पर देते हैं। लेकिन व्हाट इफ आप कोई ऐसे सेठ जी को जानते ही नहीं है? और यहीं पर P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स की एंट्री होती है। अब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सोचते हैं कि P2P लैंडिंग जो है वो बैंक्स की तरह काम करता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ऑनलाइन चलता है सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। P2P लैंडिंग का ही मतलब है पीयर टू पीयर लैंडिंग, मतलब जहाँ पर बैंक आपको अपना पैसा दे रहे हैं या फिर डिपॉजिट ले रहे हैं, वहीं पर P2P जो है किसी और इंसान का पैसा लेकर आपको दे रहे हैं, मतलब इससे पैसा लिया और आपको दिया। ठीक है, बेसिकली P2P लैंडिंग में बोरोवर किसी ट्रेडिशनल बैंक से पैसे ना लेकर किसी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करता है। वहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर से मिलते हैं जो उन्हें पैसे देते हैं और यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म है ना P2P का, वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है और रीपेमेंट को मैनेज करता है, जिसके लिए वो 1 से 3% का कमीशन चार्ज करता है। अब यहाँ पे तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? अभी कुछ महीने पहले ही अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे के 12% क्लब के बारे में एक लिंक्डइन पर पोस्ट डाला, वेयर ही एडवाइज्ड अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन 12% क्लब। अब ऑब्वियसली अश्नीर ग्रोवर ने कुछ बोला है तो उनके पास कुछ फैक्ट जरूर होंगे। अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि 12% क्लब ने अपनी लोन बुक को एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी को बेच दिया है एट ए ह्यूज लॉस और वो सिलिकॉन वैली बैंक की तरह गिरने वाली है। चलो मैं इसे आपके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। अब मान लो कि भारत पे 12% क्लब ने 100 करोड़ का लोन दिया है, जिसमें से 90 करोड़ का जो लोन है वो तो रीपे हो गया है, लेकिन 10 करोड़ एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए हैं। तो इस 10 करोड़ के लॉस से बचने के लिए 12% क्लब ने अपना ये जो 10 करोड़ रुपए है वो एक एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी को बेच दिया 3 करोड़ में, ये कहकर कि अगर आप ये जो लोन है वो रिकवर कर लेते हैं तो 7 करोड़ का प्रॉफिट आपका होगा। अब P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर जो आप अपना पैसा लोन पर दे रहे हो, व्हाट इफ कि अगर वो आपको वापस ही ना मिले? इट इज़ सैड बट ऐसा हो सकता है। अब ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जब अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें ये 12%, 10% का इंटरेस्ट को मार्केट करते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जो ये नहीं मार्केट करते हैं वो है रिस्क। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पैसा लोन पर देने से पहले ये जान लें कि ये पैसा आप किसको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ का जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्ट करने का वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स तो मांगते हैं कि 790 से ज़्यादा का क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स इससे कम पर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए जब भी आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं तो उसमें बोरोवर की प्रोफाइल, एनपीए, सब चीज़ें चेक कर लें और प्रेफर करें कि आप वही प्लेटफॉर्म चूज करें जहाँ पर उसकी वेबसाइट में उसका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के साथ साथ एनपीए के नंबर भी डिस्क्लोज किए हो, और इसके साथ में और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। और हाँ, इस इन्वेस्टमेंट के कुछ और भी रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बोरोवर को आप सिर्फ 50,000 रुपए तक ही दे सकते हैं। साथ में आपका जो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड है वो 36 मंथ्स का होता है, और अगर आप इन प्लेटफॉर्म से बोरो करने वाले हैं तो आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ही बोरो कर सकते हैं। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि आप जिसको पैसा दे रहे हैं वो कभी रिकवर हो ही ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी बोरोवर के खिलाफ एक लीगल एक्शन लेने में हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आए ही ना, इसका मतलब आपको कोई बेनिफिट मिले ही ना उसका। यहाँ पर आपका डिसाइड करना बनता है कि आपको इतना रिस्क लेना वर्थ है आपके लिए या फिर नहीं। बिफोर मूविंग अहेड, here are some of the P2P lenders and their interest rate।
बट रिमेंबर कि ये इंटरेस्ट रेट बोरोवर्स की प्रोफाइल, क्रेडिट स्कोर, इनकम के हिसाब से वेरी करते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट एक्सपेक्ट पर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अश्नीर ग्रोवर ने किसी के अगेंस्ट में कुछ बोला हो और उसे कुछ रिपरकशंस ना हो। सो इसीलिए जब अश्नीर ग्रोवर की 12% क्लब के अगेंस्ट स्टेटमेंट आई, सो लोगों ने 250 करोड़ का विड्रॉल रिक्वेस्ट डालना स्टार्ट कर दिया, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। और यहीं से एक और बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है, वो है लिक्विडिटी की। देखो, कई सारे लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और आरबीआई नहीं चाहता है कि ये जो मार्केट प्लेसेस है वो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कलेक्टिंग इंस्टीट्यूट की तरह काम करे, जो कि एक बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। अब ये कंपनीज लोगों को तो पैसा देते हैं 2-3 साल के लिए, तो ये आपको कहाँ से 1 महीने में पैसा वापस कर देंगे। अब मान लो कि आपको कर भी दिए, व्हाट इफ अगर 12% क्लब की तरह बहुत सारे लोगों ने एक साथ विड्रॉल की जो रिक्वेस्ट डाल दी। अब यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। अब आपको ये लग सकता है कि इतनी बड़ी जो कंपनीज है, भारत पे, क्रेड, ईटी मनी, मोबिक्विक, इनके पास फंड की कहाँ से कमी आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी कंपनीज है वो एनबीएफसी नहीं है, ये सिर्फ P2P एनबीएफसीज के पार्टनर्स हैं। जैसे लिक्वी लोन्स इज पार्टनर्ड विद भारत पे एंड फोन पे। फॉर एग्जांपल, क्रेड मिंट पर जो इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ उन्हीं बोरोवर्स को पैसे लैंड करते हैं जो क्रेड ऐप से आते हैं और लिक्वी लोन्स इन्हें फैसिलिटेट करता है। इससे एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है, क्रेड जो कि एक लाइसेंस्ड P2P लैंडिंग एनबीएफसी है ही नहीं, वो P2P लोन्स की जो है टर्म्स को लिख रहा है, जो कि आरबीआई को एक्सेप्टेबल नहीं है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से P2P लैंडिंग फर्म्स आर बीइंग स्क्रूटनाइज्ड बाय आरबीआई। हो सकता है कि इनके लिए कुछ नए रूल्स भी लाए जाएं। अब जो भी हो, इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो अभी तक काफी अच्छी चल रही है, विच इज स्टैंडिंग एट 10,000 रुपीज, जो कि 4-5 गुना बेटर है पिछले 4-5 साल के हिसाब से। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक इस इंडस्ट्री की वैल्यू करीब $10.6 बिलियन की हो जाएगी। लेकिन इन सब प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपना जो रिस्क है उसको कैलकुलेट ज़रूर कर लेना। और अगर आपका कोई भी दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर्स इनके गारंटेड रिटर्न से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना, सो दैट वो खुद डिसाइड कर पाए कि उनके लिए रिस्क वर्थ है कि नहीं है। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।